बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा फर्स्ट ईयर के चैप्टर 4 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल सरफेस मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लीमा और ट्राइलेमिनार भी कहते हैं। प्लाज्मा लीमा इसे हम प्रोकैरियोट्स के सेल्स में कहते हैं और ट्राइलेमिनार हम सेल मेम्ब्रेन को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 लेयर्स होती है स्ट्रक्चर में। अगर इसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाए तो इसमें 3 लेयर्स होंगी। 2 हमारे पास फास्फोलिपिड की लेयर होती है और एक हमारे पास प्रोटीन की लेयर होती है, इसलिए इसे ट्राइलेमिनार का नाम भी दिया जाता है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन को हम बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी टोटल स्ट्रक्चर मौजूद है, वाटर मौजूद है, ऑर्गेनेली मौजूद है, वेस्ट मौजूद है, टोटल सारा स्ट्रक्चर हमारे पास प्रोटोप्लाज्म होता है। और प्रोटोप्लाज्म के जो इर्द गिर्द लाइन्स होती है, जो बाउंड्री होती है, उसे हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन हमारे पास एक यूनिवर्सल ऑर्गेनेल है, वो प्रोकैरियोट्स में भी मौजूद होते हैं और यूकैरियोट्स में मौजूद होते हैं। अगर हम सेल वॉल को देखें, वो हमारे पास यूनिवर्सल नहीं है क्योंकि वो हमारे पास यूकैरियोट्स के कुछ सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, जैसे एनिमल सेल में हमारे पास सेल वॉल नहीं है। उसके बाद प्रोकैरियोट्स के कुछ सेल्स में भी हमारे पास सेल वॉल नहीं है, जैसे माइकोप्लाज्मा है, उनमें हमारे पास सेल वॉल नहीं होती। इसलिए सेल मेम्ब्रेन हमारे पास यूनिवर्सल ऑर्गेनेल है। सेल वॉल की निस्बत सेल वॉल किसी सेल में मौजूद है, किसी में नहीं मौजूद। उसके बाद अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन 7 नैनोमीटर थिक होती है। इसकी थिकनेस हमारे पास 7 नैनोमीटर होती है। और इसकी अगर हम केमिकल कंपोजिशन स्टडी करें, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। मेनली इसमें प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं और इन अ स्मॉल अमाउंट, इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट हम देखी जाए तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। प्रोटीन्स हमारे पास 60 to 80% होते हैं। वेट के हिसाब से हमारे पास प्रोटीन 60 to 80% है। लिपिड्स हमारे पास वेट के हिसाब से 20 to 40% है। अगर वेट के हिसाब से देखा जाए तो हमारी इसे परसेंटेज हमें बता रही है कि हमारे पास प्रोटीन ज़्यादा है, लेकिन अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखें, लिपिड्स हमेशा स्पेस ज़्यादा कैरी करते हैं। ज़्यादा स्पेस कैरी करने की वजह से हमारे पास वॉल्यूम के हिसाब से लिपिड ज़्यादा होंगे। वेट के हिसाब से हमारे पास परसेंटेज बता रही है कि प्रोटीन ज़्यादा है, लेकिन वॉल्यूम की निस्बत लिपिड के ज़्यादा स्पेस कैरी करने की वजह से लिपिड ज़्यादा होंगे। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स जो सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं वो लेस देन 1% होते हैं। इनकी एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट होती है। अगर देखा जाए 80% इनको हम कंसीडर कर लें, 20 इनको कंसीडर कर लें, तो हमारे पास इनकी स्मॉल अमाउंट 60 to 80 में से कुछ पॉइंट में परसेंटेज हमारे पास प्रोटीन से बाकी रह जाती है, लिपिड में कुछ पॉइंट बाकी रह जाती है। लेस देन 1% हमारे पास फिर कार्बोहाइड्रेट्स बचते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट होते हैं और होते भी सेल सरफेस पे होते हैं, आउटर सरफेस पे। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स की तीनों टाइप्स में से मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, जो सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं वो हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, जिनमें 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट होते हैं। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। इनको हम कलेक्टिवली कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ये ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस के जरिए बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के मिलने से हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन बनते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड के मिलने से हमारे पास ग्लाइकोलिपिड बनते हैं। ये हमारे पास है, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स गोल्जी अपरेटस में बनते हैं। गोल्जी अपरेटस का काम क्या होता है? ग्लाइकोसाइलेशन उसका मेन फंक्शन है। ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है कि हमारे पास प्रोटीन्स या लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के मिलने से जो प्रोडक्ट बनता है उसे ग्लाइकोसाइड प्रोडक्ट कहते हैं। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन हमारे पास सेल्स की लिविंग बाउंड्री होती है, मतलब कि इसकी स्ट्रक्चर होने से, इसके फ्रेजाइल होने से थोड़ी सी भी अगर इसमें डैमेज आएगा तो सेल की डेथ हो सकती है। सेल की डेथ के पीछे इसी कहावत होता है, अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो सेल की एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन की अगर कंसिस्टेंसी देखी जाए तो हमारे पास इसकी ऑलिव ऑयल लाइक कंसिस्टेंसी होती है। गाढ़ा फ्लूइड होता है, इसमें फ्लूइड टाइप होती है लेकिन होती गाढ़ी, ये पानी की तरह नहीं हो सकती, फ्लूइड टाइप होती है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन को हम फास्फोलिपिड सी या फास्फोलिपिड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास फास्फोलिपिड की 2 लेयर आती हैं। वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से फास्फोलिपिड हमारे पास ज़्यादा स्पेस कैरी करेंगे। 2 लेयर्स अगर फास्फोलिपिड की आ जाएंगी तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये सी ऑफ फास्फोलिपिड है। उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास लिपिड्स मौजूद होते हैं, उनमें लिपिड्स की ये बड़ी टाइप्स होती हैं। फास्फोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं जिनको हम स्टीरोल भी कहते हैं। उसके बाद स्फिंगोलिपिड्स होते हैं। फास्फोलिपिड्स का काम क्या होता है? फास्फोलिपिड्स हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं। फास्फोलिपिड का काम होता है कि फ्लूइडिटी प्रोवाइड करें। उसके बाद हमारे पास फास्फोलिपिड हर सेल्स में मौजूद होता है, चाहे यूकैरियोट्स होगा चाहे प्रोकैरियोट्स होगा, इनमें हमारे पास फास्फोलिपिड लाजमी तौर पर मौजूद होंगे। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल जो होगा वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
कोलेस्ट्रॉल को हम स्टीरोल का नाम से भी जानते हैं, ये हमारे पास स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स के सेल मेम्ब्रेन में एब्सेंट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारे पास सेल में, ये फॉस्फोलिपिड जैसे यूनिवर्सल है, हर सेल में मौजूद होता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल हमारे पास यूनिवर्सल नहीं होता, ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स के सेल मेम्ब्रेन में नहीं होता। उसके बाद आगे आता है स्फिंगोलिपिड। स्फिंगोलिपिड ज़्यादातर न्यूरॉन्स मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। न्यूरॉन मेम्ब्रेन में हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूरोलीमा कहते हैं उसे, उसमें हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में ये स्फिंगोलिपिड्स मौजूद होते हैं। कोलेस्ट्रॉल की तरह स्फिंगोलिपिड भी हमारे पास सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। अगर समर में हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखें, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में फॉस्फोलिपिड्स में सैचुरेटेड ज़्यादा होंगे। सैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड हमारे पास समर में सेल मेम्ब्रेन में ज़्यादा होते हैं। और अगर विंटर की बात की जाए, हमारे पास उसमें अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड, विंटर सीजन में हमारे पास अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड ज़्यादा हो जाते हैं। सैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। उसके बाद अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड प्रोकैरियोट्स के सेल मेम्ब्रेन में नहीं होता। अगर कोलेस्ट्रॉल हमारे पास प्रोकैरियोट्स के सेल मेम्ब्रेन में नहीं होगा तो उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कौन कर सकता है? सेल मेम्ब्रेन तो उनकी भी स्टेबल होती है। उनकी स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए हमारे पास होपानाइट मॉलिक्यूल होता है। होपानाइट मॉलिक्यूल प्रोकैरियोट्स में मौजूद होते हैं। ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की स्पेस पे होते हैं। रिप्लेस करते हैं कोलेस्ट्रॉल को हम होपानाइट मॉलिक्यूल से। उसके बाद इस सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए दो मॉडल पेश किए गए थे। पहला मॉडल था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और उससे आगे पेश किया गया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सबसे पहले यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को स्टडी करते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल हमारे पास सिंपलेस्ट मॉडल था। इसमें ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन नहीं बताई गई थी और इस मॉडल को रिजेक्ट भी किया गया था क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन सही नहीं थी। इस मॉडल के मुताबिक इन्होंने बताया था कि प्रोटीन लेयर एक कंटिन्यूअस मैनर में होती है। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स एक कंटिन्यूअस मैनर में मौजूद होती हैं, लेकिन जब इसके स्ट्रक्चर को डीपली स्टडी बाद में किया गया तो बताया गया कि सेल मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस नहीं होती, डिसकंटिन्यूअस होती है, मोज़ेक मैनर में होती है। तो अगर इस मॉडल को स्टडी किया जाए, इस मॉडल को जे डेविड रॉबर्टसन ने 1959 में पेश किया था। 1959 में ये मॉडल पेश हुआ था। इस मॉडल के मुताबिक हमारे पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। उसके ऊपर प्रोटीन की जो लेयर होती है वो हमारे पास एक कंटिन्यूअस मैनर में होती है। ये नहीं बताया गया कि थोड़ा फॉस्फोलिपिड होगा, उसके बाद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें मिक्स होंगी। मिक्स उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा था कि कंटिन्यूअस पहले प्रोटीन की लेयर होगी, उसके बाद फॉस्फोलिपिड होंगे, इस तरतीब से आएंगे लेयर्स उसमें। अगर फॉस्फोलिपिड के हम ये बाइलेयर का स्ट्रक्चर स्टडी करें, हमारे पास जो दरमियान में जगह है ये हमारे पास पूरी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हमारे पास स्ट्रक्चर उसका ये है। उसके ऊपर जो मौजूद है वो हमारे पास मेम्ब्रेन प्रोटीन है। मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कौन सी टाइप्स की होगी? मेम्ब्रेन प्रोटीन हमारे पास यहाँ पे ग्लोब्यूलर प्रोटीन होगी। ग्लोब्यूलर प्रोटीन हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है। जो हमारे पास मेम्ब्रेन के यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में प्रोटीन बताई गई थी वो हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन थी। ग्लोब्यूलर प्रोटीन हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है। हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब है कि वाटर लविंग होती है, जो वाटर के साथ बॉन्ड बना सकती है, वाटर के साथ रिएक्ट कर सकती है। उसके बाद फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के स्ट्रक्चर में हमारे पास सर्कल जो होगा वो हमारे पास फॉस्फोलिपिड का हेड होता है। फॉस्फोलिपिड के हेड हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, वाटर लविंग होता है, वाटर रिएक्टिंग होता है। उसके बाद वाटर जैसे पोलर है तो हमारे पास फॉस्फोलिपिड का हेड भी पोलर इन नेचर होता है। ये हमेशा आउटर सरफेस पे मौजूद होता है। फॉस्फोलिपिड का हेड आउटर होता है, उसके बाद टेल जो होगी वो इनर सरफेस पे होगी या सेंटर सरफेस पे होगी। फॉस्फोलिपिड का हेड हाइड्रोफिलिक इसलिए होता है क्योंकि इसमें हमारे पास फॉस्फेट लिंक मौजूद होते हैं। फॉस्फेट लिंक मौजूद होने की वजह से इसे हम हाइड्रोफिलिक इन नेचर कहते हैं। फॉस्फेट लिंक इसे हाइड्रोफिलिक बनाता है। उसके बाद अगर हम फॉस्फोलिपिड की टेल को स्टडी करें, हमारे पास जो लाइंस होंगी ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड टेल को शो करती हैं। फॉस्फोलिपिड टेल हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है या वाटर हेटर होता है, वाटर लोथिंग होता है। वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, वाटर से जितना हो सकता है दूर भागता है। ये वाटर के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती। ये हाइड्रोफोबिक क्यों होती है? क्योंकि इसमें हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। फैटी एसिड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, इस वजह से इसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं। उसके बाद ये हमारे हाइड्रोफोबिक होने की वजह से साथ साथ नॉन पोलर भी होगी, क्योंकि वाटर से रिएक्ट नहीं करती तो वाटर के अपोजिट नॉन पोलर ही होगी। उसके बाद ये हमेशा सेंट्रल पोर्शन में मौजूद होती है। फॉस्फोलिपिड की टेल सेंट्रल पोर्शन में होती है और फॉस्फोलिपिड की दोनों टेल्स जो होंगी हमारे पास बाइलेयर होती है ना, एक लेयर की टेल्स और दूसरी लेयर की टेल्स, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी, पैरेलल फॉर्म में होंगी। उसके बाद फॉस्फोलिपिड की टेल को हम हाइड्रोकार्बन जोन का नाम भी देते हैं। उससे अगला मॉडल जो पेश किया था वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सट्रीमली एक्सेप्टेबल मॉडल था। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है। इस मॉडल को सिंगर एंड निकलसन ने 1979 में पेश किया था। ये मॉडल
इसके मुताबिक प्रोटीन एक डिसकंटिन्यूअस मैनर में होती है। प्रोटीन की एक कंप्लीट एक लेयर नहीं होती, जैसे सीक्वेंस में आती है प्रोटीन, फास्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ऐसे एक लेयर नहीं बताई थी उन्होंने कहा था कि कभी थोड़ी प्रोटीन आएगी, उसके बाद प्रोटीन की कोई दूसरी टाइप आ सकती है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें टोटल चीज़ें मिक्सअप होती हैं उसमें। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में उन्होंने कहा था कुछ भी कंटिन्यूअस नहीं होता, सारा स्ट्रक्चर मिक्सअप होता है। उसके बाद जो प्रोटीन की टाइप सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में मौजूद है वो ये वाली है। चैनल प्रोटीन्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। उसके बाद एक्सटेंजिंग प्रोटीन होती हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन्स। सबसे पहले चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन क्या करती है? चैनल प्रोटीन का काम होता है ये अलाउ करती है आयंस और मॉलिक्यूल्स को कि वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर लें। चैनल प्रोटीन का काम होता है कि आयन और मॉलिक्यूल को अलाउ करती हैं या उनको मतलब एक्सेप्टेबल बनाती हैं सेल मेम्ब्रेन के लिए कि वो इजीली क्रॉस कर लें। उसके बाद एक्सटेंजिंग प्रोटीन, हमारे पास जो एक्सटेंजिंग प्रोटीन है, एक्सटेंजिंग प्रोटीन का ये कहाँ पे मौजूद होती है? लूजली अटैच विद हेड ऑफ, जो हमारे पास फास्फोलिपिड का जो हेड होता है उसके साथ हमारे पास एक्सटेंजिंग प्रोटीन लूजली अटैच होती है। अटैचमेंट हमारे पास लूजली होती है, लूजली अटैच होता है हेड के साथ। उसके बाद ये हमारे पास सरफेस पे मौजूद होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर हमारे पास जो प्रोटीन होगी वो हमारे पास एक्सटेंजिंग प्रोटीन होगी। उसके बाद इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होती है, एक्सटेंजिंग प्रोटीन का क्या काम होता है? इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है कि स्ट्रांगली अटैच होती है हेड के साथ। एक्सटेंजिंग के अपोजिट इंट्रिंसिक जो होगी वो हमारे पास हेड के फास्फोलिपिड के हेड के स्ट्रांगली अटैच होगी। उसके बाद ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अराउंड मौजूद होती है, हेड की किसी साइड पे स्ट्रांगली अटैच होती है। उसके बाद ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की किसी भी साइड पर स्ट्रांगली अटैच होगी और अराउंड सेल मेम्ब्रेन मौजूद होगी। उसके बाद अगली टाइप आती है कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन का क्या काम होता है? ये क्रॉस करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही एक स्पेसिफिक सब्सटेंस की मौजूदगी में, स्पेसिफिक सब्सटेंस को अपने साथ कैरी करती है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है। कैरियर प्रोटीन का यही काम होता है कि ये स्पेसिफिक सब्सटेंस की मदद से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करे। इसमें हमारे पास एटीपी यूज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। एटीपी यूज हमारे पास हम कह सकते हैं कि एटीपी यूज कर सकते हैं जब एक आयन डीपली आयन मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद हो। आयन मॉलिक्यूल को क्रॉस करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो इजीली क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को देखा जाए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन यूज होती है, लेकिन उसमें एटीपी हम यूज नहीं करते क्योंकि डिफ्यूजन के प्रोसेस में एटीपी हमारे पास यूज नहीं होती।